आई एम अबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रांसफॉर्मेशंस का अगला वीडियो, जिसमें कि आज आप पढ़ेंगे चेंजिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से आपको बदलना है किसमें? इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। आपको असर्टिव सेंटेंसेस में बदलना है। इट मीन आपके सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दिए रहेंगे और उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आपको असर्टिव सेंटेंसेस में बदलना है। तो इसलिए आपकी स्क्रीन पर जो भी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और आज हम इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम नए स्टूडेंट्स के लिए समझ लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का परिवर्तन। वाक्यों का परिवर्तन अर्थात कि किसी एक कैटेगरी के सेंटेंस को दूसरी कैटेगरी के सेंटेंस में बदलना बिना उसके अर्थ के बदले, यानी कि एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी के सेंटेंस में आपको सेंटेंस को बदलना है जिसमें सेंटेंस का रूप तो बदले बट उसका अर्थ ना बदले। इट मीन चेंजिंग ऑफ द सेंटेंसेस into another category of the sentences without changing their meanings। के बिना सेंटेंसेस के भाव के बदले, उसके अर्थ को बदले बिना सेंटेंसेस को बदलना ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाता है। तो आज इसमें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में बदलेंगे, जिसमें आप याद रखेंगे कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में तो बदलेगा बट उसका अर्थ नहीं बदलेगा, और अगर अर्थ बदल जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब तक करेक्ट नहीं है जब तक कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अर्थात सेंटेंस के बदल जाने के बाद पहले वाले सेंटेंस का और दूसरे वाले सेंटेंस का दोनों का मीनिंग सेम नहीं रहता। इट मीन सेंटेंस को बदलना तो है बट उसका अर्थ ना बदले। तो हम यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और अगर मीनिंग बदल गया तो आप समझ लेना कि ट्रांसफॉर्मेशन ठीक नहीं हुई है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बिना समय की बर्बादी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने सेंटेंस है व्हाट अ लवली द रोज इज। व्हाट अ लवली द रोज! एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या नहीं आपको पता चलेगा उसमें दिए गए एक्सक्लेमेशन मार्क से, और नॉर्मल से अलग हटकर वो सेंटेंस दिया होगा। सीधा सीधा समझाया मैंने आपको कि आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। आप देख सकते हैं सभी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क है। और दूसरा कि वो नॉर्मल से अलग हटके होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है। जब इसके ऊपर टॉपिक बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, तब आप उसको अच्छी तरीके से अलग से पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो बनाया जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना आपके लिए आवश्यक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा। अब हम इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, और असर्टिव में आपको याद रखना है जो मैं 2 से 3 पॉइंट बताऊं, और वो 2 से 3 पॉइंट ये है कि सबसे पहले इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने पढ़ा व्हाट अ लवली द रोज, तो बच्चों इसमें आया हुआ द रोज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले इस सब्जेक्ट को लिख लेंगे द रोज, और उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब देखें। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी, यहाँ पर दिखाई नहीं दी। जब हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दी इट मीन्स प्रेजेंट मान लेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब ना दिखाई दे तो आप क्या मान लेंगे? प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती इज एम आर। तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर इज, क्योंकि जब है नहीं तो प्रेजेंट मान लिया। द रोज इज। अब आपको याद रखना है, याद ये रखना है व्हाट अ लवली को उठाकर पीछे रखना है, परंतु इसमें आया हुआ व्हाट उसको हम बदल देते हैं वेरी में, यानी कि इस व्हाट को बदल दिया वेरी में, तो हो गया द रोज इज वेरी लवली। द रोज इज वेरी लवली। तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि असर्टिव कौन होता है? जो सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है उसी को हम असर्टिव कहते हैं। ये बात आप याद रखें। और आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस जो व्हाट से स्टार्ट हो या हाउ से स्टार्ट हो,
तो व्हाट और हाउ से जो स्टार्ट होते हैं उसमें असर्टिव करते समय या तो उसकी जगह पर वेरी हो जाता है या फिर सम टाइम जो सेंटेंस और उसकी सिचुएशन ही बता देगी ग्रेट लिख दिया जाता है। और ग्रेट हर एक के साथ में नहीं लिखा जाता। जब ग्रेट लगना होगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर वेरी लगना अनसुटेबल होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी अनसुटेबल होगा। तो वहां पर आप ग्रेट का प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर ग्रेट लगना ज्यादा बेहतर है वेरी की अपेक्षा। इसके अलावा बच्चों, इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चलिए देखिएगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप इसमें सबसे पहले लिख लें क्या, इट, सब्जेक्ट लिखें इट, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लें इज। तो इट इज जो आपको अपने पास से लिखना है। और इट इज अ वेरी लवली फ्लावर। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, इट इज अ वेरी लवली फ्लावर। लेकिन पहले वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट था। क्यों? ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे रोज के साथ लगा है द। अब रोज के साथ द लगा है तो इट मीन द रोज सब्जेक्ट है। तो द रोज जब सब्जेक्ट है तो हमें पहले वाले मेथड का यूज करना हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त था इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि द लगा। अगर ये द ना लगा होता तो ये वाला सेंटेंस ज्यादा एप्रोप्रिएट होता। अगर इनफैक्ट है दोनों ही सही। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला देखते हैं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज द मैन। तो इसमें भी बच्चों देखो, द मैन सब्जेक्ट है जिसे आप उठाकर आगे लिख लें द मैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख लें, उसकी जो भी जहां पर भी हो, और अगर नहीं हो तो प्रेजेंट मानकर लिख लें अपने पास से। तो लिख दिया द मैन इज। अब उसके बाद व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, इसको ले जाकर पीछे रखना है बट। वर्ड को आप बदल देंगे कि किसमें, या तो वेरी में या फिर ग्रेट में। तो यहां पर देखो वेरी पीस अनसुटेबल लग रहा। अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क क्या बेहतर है? यहां पर वर्ड की जगह पर बेहतर है ग्रेट लगाना। अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क, यहां पर आप देखेंगे ये ठीक लगा। तो देखो द मैन इज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क। और अगर आप यहाँ पर वेरी लगाते तो बोलने में, उच्चारण में अनसुटेबल लगता। तो मैंने बताया कि वेरी और ग्रेट दोनों को ही बदला जाता है जब किसी सेंटेंस में व्हाट आए या फिर हाउ दिया हो। इन दोनों में से कुछ भी दिया हो, लेकिन ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में से वहां पर लगाना कौन सा ठीक है। जैसा कि इसमें वेरी लगाना उपयुक्त था, जबकि इसमें ग्रेट लगाना उपयुक्त है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल है हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो देखो शी सब्जेक्ट और इज हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले लिख लेते हैं शी इज, उसके बाद हाउ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप कर दें वेरी सिंपल तरीके से वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों ये एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव हो गया। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने क्या किया है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला देखते हैं हाउ टेरिबल। हाउ टेरिबल। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो इसको जब है नहीं तो अपने पास लगा लें इट इज। और वेरी टेरिबल, इट इज वेरी टेरिबल। देखो इट इज वेरी टेरिबल असर्टिव हो गया। और एक बात का ख्याल रखें कि जब आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलते हैं तब आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी हटाना पड़ता है। आप देखेंगे इसको यहाँ से हटा दिया फुल स्टॉप, इसको यहाँ से हटा दिया फुल स्टॉप, इसको यहाँ से हटा दिया फुल स्टॉप, इसमें भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क हटाया और फुल स्टॉप। यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाना है असर्टिव में बदलते समय। नाउ सी द नेक्स्ट। अगला देखते हैं व्हाट एन आइडिया। इसमें भी सेम प्रॉब्लम, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप लगा लें इट इज। इट इज अ ग्रेट आइडिया। इट इज अ ग्रेट आइडिया। तो आप देखें इट इज अ ग्रेट आइडिया। अब यहां पर
आपने देखा ग्रेड क्यों लगाया, क्योंकि आप वेरी लगाकर देख सकते हैं उच्चारण करके। अगर मैं ये कर देता इट इज वेरी आइडिया अनसुटेबल, अनसुटेबल अच्छा ही नहीं लगेगा। जो चीज गलत होती है वो आपके मुंह से बोलने में अच्छी भी नहीं लगती और आपको अनसुटेबल लगती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ग्रेड किया, तो आप देखेंगे इट इज अ ग्रेट आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया। एकदम करेक्ट है, बोलने में भी है और स्ट्रक्चर से भी सही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि करेक्ट इज करेक्ट, राइट इज राइट। जो सही होता है वो हर तरीके से सही दिखता है। नाउ सी द नेक्स्ट, व्हाट अ नाइस द फ्लावर इज। तो इसमें देखो ये रहा द फ्लावर, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप आगे लिखें और लिख लें द फ्लावर इज वेरी नाइस, फुल स्टॉप। तो वर्ड को हमने बदल दिया वेरी में और लिख दिया हमने द फ्लावर इज वेरी नाइस। अगर बच्चों आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये ए क्रिएट कर रहा हो कि ए कहाँ चला जाता या कहाँ से आ जाता, तो आप याद रखें कि जिसमें भी ए लगाना सुटेबल लगे, हमने बताया था अभी आपको कि जो सही होता है वो सही दिखता है, सही लगता है, सही बोलने में महसूस होता है, तो आप लगाएं। जब नहीं लगे आपको कि ये अनसुटेबल है तो ना लगाएं। तो यहाँ पर द फ्लावर इज अ वेरी नाइस, तो वेरी के साथ अ वेरी नाइस अनसुटेबल लग रहा, तो इसलिए इसको हटाया। जबकि यहाँ पर इट इज अ ग्रेट आइडिया, अगर ये ग्रेट ना होता इट इज एन आइडिया तो एन लगता। यहाँ पर एन, यहाँ पर ए, एन यहाँ पर इसलिए क्योंकि आई के साथ था, ए यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये जी के साथ है, तो इसलिए इन बारीकियों को भी समझें। नाउ सी द नेक्स्ट, इस कैटेगरी का अगला और लास्ट है, और वो क्या है, हाउ स्वीट यू हैव बीन, हाउ स्वीट यू हैव बीन। ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब। तो आप इसको लिखेंगे यू हैव बीन, और यहाँ पर हाउ को बदल देंगे वेरी और हो जाएगा वेरी स्वीट। यू हैव बीन वेरी स्वीट, तो हाउ को हमने बदल दिया वेरी में, यू हैव बीन वेरी स्वीट। तो ये था सेंटेंस जितने भी एक कैटेगरी के, ये पहली एक्सरसाइज थी। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी के एक्सरसाइज में। इन वाले सेंटेंसेस से यानी कि एक्सरसाइजेस से और इन एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा फर्क है। तो क्या फर्क है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, इसमें आया हुआ अलॉस, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये देखो बीच में लगा हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर पीछे नहीं लगा मिलेगा तो बीच में कहीं मिलेगा, बट अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो लिखा हुआ जरूर मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ही है और ये बड़ा बनाना आसान है। कैसा, कि जब कहीं पर अलॉस आया हो, अलॉस एक ऐसा एक्सक्लेमेशन वर्ड है, शब्द है, जो कि दुख को प्रकट करता है, दुख को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है, दुख को प्रकट करता है। इसलिए आप इसमें दुख को प्रकट करता है, आप लिख दें इट इज सैड, इट इज सैड। अलॉस को हटाएं और लिख दें इट इज सैड, और फिर दैट लिखने के बाद, कंजक्शन दैट लगाने के बाद दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा आप उसमें ऐसे ही लिख दें, जोड़ दें। तो हो गया मिस्टर गुप्ता इज डेड। इस सेंटेंस को बच्चों एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जिसको मैं बता रहा हूं, लेकिन बनाएंगे आप स्वयं ही। ये जो मैंने इट इज सैड लगाया है, यहां पर आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर देखें, इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज अ मैटर ऑफ, ए और लगा सकते हैं यहां पर, इट इज अ मैटर ऑफ, या ना लगाएं, इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ सारो। तो इट इज सैड, इट इज मैटर ऑफ सारो, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। वो थोड़ा सा लंबा डिफिकल्ट है और ये छोटा सा इजी है, तो आप ये वाला याद कर लें, इट इज सैड, और फिर दैट लगाकर बचा हुआ सेंटेंस पूरा जोड़ दें। वही रूल जो इसमें लगाया यहाँ पर भी लगना है। क्यों, अब फर्क क्या होगा वो ये देखें। इसमें दिया है हुर्रा, और हुर्रा स्टूडेंट्स तब देते हैं जब खुशी व्यक्त की गई हो, जब किसी सेंटेंस में खुशी को दर्शाया गया हो, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस किया गया हो, तब वहां सेंटेंस में हुर्रा दिया रहे हो। जब हुर्रा दिया हो तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर हुर्रा को हटाकर लिखना है इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल, इट इज जॉयफुल, और फिर दैट लगाकर वी हैव
सक्सीडेड यानी कि दूसरा सेंटेंस आपको यूं ही पूरा जोड़ देना है ऊपर वाले सेंटेंस की तरह। और इसमें भी ये जो मैंने नियम बताया था, इट इज मैटर ऑफ सॉरो, इसमें भी आप एक नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज जॉयफुल की जगह पर आप कर सकते हैं इट इज मैटर ऑफ जॉय। सॉरो को हटाएंगे, जॉय लिख देंगे, तो इसमें यहां पर आप लिख सकते हैं इट इज मैटर ऑफ जॉय। ना हो आपको लिखकर दिखा देता हूं, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय भी किया जा सकता है। और दोनों में दोनों नियम लगाए जा सकते हैं। यहां पर मैंने लगाया इट इज मैटर ऑफ जॉय, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी ऐसा कर सकते हैं, या नीचे वाले को ऊपर वाले के जैसा कर सकते हैं। दोनों ही नियम आपको याद रहने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर अगला आया है ब्रेवो। ब्रेवो ये किसी की प्रशंसा की गई। जब प्रशंसा की गई, इट इज एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, इट इज एडमायरेबल, इट इज एडमायरेबल। और दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को आप जोड़ दें, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। इसको भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यानी कि सभी सेंटेंस दो तरीके से बना सकते हैं, एलॉस वाला भी, हुर्रा वाला भी और ब्रेवो वाला भी। इट इज मैटर ऑफ प्रेज। प्रेज प्रशंसा मीन्स होता है प्रेज, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। तो ये सेंटेंस भी दो प्रकार से बन सकता है, ये भी दो प्रकार से बन सकता है, और इसको भी दो प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आप ये जान गए। अब ये जो 3 सेंटेंसेस हैं, ये अगली कैटेगरी के एक्सरसाइजेज हैं। तो देखते हैं अगली कैटेगरी में क्या होता है। जब आपके किसी सेंटेंस में वुड दैट आया हो, या फिर आया हो ओ दैट, या फिर आया हो ओ माइट, इन तीनों का जो मीनिंग और सेंस होता है वो सेम एक जैसा होता है, जिसे आप समझने के तौर पर समझ सकते हैं कि इनको हम कहते हैं काश। जब हम कल्पना करते हैं काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, तो आप ये मान सकते हैं वुड दैट, ओ दैट, ओ माइट को हम काश कहकर एक्सप्रेस करते हैं। याद रहे मैंने कहा मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसका जो है ट्रांसलेशन यही है, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं बच्चों, उनकी कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसलेशन नहीं होती, ये याद रहे आपको। तो यहाँ पर जैसे कि अलॉस है, कोई एक पर्टिकुलर आप कह दें कि अलॉस मीन्स होता है अफसोस, नहीं ऐसा नहीं। अंग्रेजी का एक वर्ड है जिससे कि दुख को प्रकट किया जाता है। इसी प्रकार से हुर्रा आप कह दें खुशी के लिए प्रकट किया जाए, तो इसमें ये क्या हुर्रा जो है वो आप कोई एक शब्द से जोड़ दें, वाव, या आप इस तरीके से और कोई शब्द कहें, ऐसा नहीं। ये अंग्रेजी के खुशी को, दुख को और इसको ब्रेवो प्रशंसा को प्रकट करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले शब्द यानी कि वर्ड्स हैं, जिनका एक पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, और जो लोग निकालते हैं वो धन्य हैं, वो महान हैं, उनकी बराबरी करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुड दैट, ओ दैट और ओ माइट, ये जो है इनका अर्थ हम मान सकते हैं कि काश। और काश को हम दूसरे शब्दों में जब असर्टिव में बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई विश से, आई विश, जिसका अर्थ हो जाता है कि मैं चाहता हूं, क्योंकि काश हम कहते ही तभी है जब हमारा ये अर्थ होता है कि हम कुछ चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूं, वही चीज आप ऐसे कह सकते काश मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं। तो काश और आई विश दोनों एक ही सेंस को क्रिएट करते हैं। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज बोली जाने वाली, आप ये समझ लें कि आपके मैनर और मैनरिज्म के साथ साथ फीलिंग और एक्सप्रेशन पर भी बेस्ड होती है। इसमें हर एक चीज की ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने ऐसे किताब में लिखा देखा,
यहाँ लिखा देखा, वहां लिखा देखा। तो बच्चों अगर आपको लिख कर कुछ ना कुछ अगर समझाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो आप तो समझेंगे भी नहीं। तो इसलिए कोई ना कोई तरीका निकाला जरूर जाता है समझाने के लिए। इसलिए मैंने भी कहा कि वुड दैट का अर्थ काश, एलॉस का अर्थ अफसोस, हुर्रा का मतलब खुशी के साथ में वाह 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 वाह, हमने तो वाह मजा आ गया वाह। तो ऐसे हुर्रा अंग्रेजी में कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अर्थ हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले सेंटेंस को सेम टू सेम लिख देना है। इसको आपको यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना है। आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एक्सक्लेमेशन मार्क हटाया और फुल स्टॉप लगा दिया। यही रूल नीचे वाले में करना है। एक चीज और, आप यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में चाहें तो दैट भी लगा सकते हैं, बट ये सेंटेंस में आई विश, आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। जबकि दैट लगा देंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो आप इसी तरह से लिखना ज्यादा प्रीफर करें। तो अगला सेंटेंस आप लिखें आई विश, इसकी जगह पर ओ दैट को हटाएंगे, आई विश लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि दैट भी लगाया जा सकता है, तो आप यहाँ पर दैट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ऐसे कॉमा भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आई विश दैट आई वर यंग अगेन, यंग अगेन। तो ये बच्चों एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदल गया। अब बचता है लास्ट एग्जाम्पल, जिसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे और जो हो जाएगा आई विश शी वर माई वाइफ। नाउ सी वन मोर थिंग। अब एक और चीज देखें। आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ वर्ब, आपने तो वॉज लगाया होगा हमेशा। आप सोच रहे होंगे आई के साथ वर्ब लगाया, जबकि आप वॉज लगाते रहे, या फिर शी के साथ वर्ब लगाया और आप हमेशा वॉज लगाते रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे हो प्लूरल, वहां पर आपको वर ही लगना है। और यही कारण है कि कंडीशनल सेंटेंस होने के कारण आई विश के साथ में यहाँ पर दैट लगाना उचित नहीं है। जबकि अगर आप लगा देते हैं तो ऐसा गलत नहीं होगा कि एग्जामिनर आपको मार्क्स ना दे। इट मीन इस सिचुएशन में भी सेंटेंस सही है, बट कंडीशनल सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए आपका आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन में आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा। आई होप सो कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन में आपको प्रेस करना है क्या? नोटिफिकेशन वाला आइकन, जिस पर ऑल लिखा रहेगा। दैट्स इट।